कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए या फाइनल एग्जाम के लिए जो फार्मूले महत्वपूर्ण होने वाले हैं पेपर के दृष्टिकोण से, हम लोग उनको यूनिट बाय यूनिट रिवाइज करेंगे, जो आपके फाइनल एग्जाम में भी काम में आएंगे। आप लोग इनको पढ़ लोगे तो आपका न्यूमेरिकल सेक्शन भी स्ट्रांग होगा, और साथ में आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए और फाउंडेशन के लिए भी ये फार्मूला सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो इस फार्मूले सीरीज में सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बेटा हम लोग फार्मूले को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इनके नोट्स को तैयार कर लो, और एग्जाम से पहले एक एक फार्मूले को अच्छे ढंग से आप लर्न कर लो, जिससे आपके पेपर की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। ठीक है, तो जो बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड्स, जो बच्चे जेई का पेपर देने वाले हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, या एनडीए और डिफेंस के अन्य किसी एग्जाम की भी तैयारी आप कर रहे हो, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आप लोग फार्मूले का रिवीजन इससे बहुत अच्छे ढंग से बेटा कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फार्मूले का रिवीजन का पार्ट 01। ठीक है, इससे पहले सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर दो, और अपने दोस्तों के बीच में आप चैनल को शेयर करो, लिंक को शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, जिससे सभी की तैयारी फार्मूले की अच्छे ढंग से हो जाए। तो सबसे पहला फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक का आता है बच्चों, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। सभी लोग जानते हो कूलाम्स लॉ में कोई भी दो चार्जेस होते थे, Q1 और Q2। ठीक, और इनके बीच का सेपरेशन होता था R, और इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है Fe, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर यहीं पर भी दोनों चार्जेस के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, परावैद्युत, तो फार्मूला क्या बन जाता है, 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर K को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक। ठीक है, अगर आप में से किसी ने भी कूलाम्स लॉ का वीडियो नहीं देखा है तो कूलाम्स लॉ का वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो पहला पार्ट है आप उसको अगर तैयार कर लोगे तो आपको कूलाम्स लॉ बहुत ब्रीफ में और अच्छे ढंग से बेटा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। तो जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो 1/4πε0 की वैल्यू को क्या रखोगे, 9 × 10⁻9। ठीक है, उसके बाद कूलाम के नियम का जो सदिश रूप होता है वेक्टर फॉर्म, वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप, है ना। यहां पर जो R कैप होता है ये होता है वेक्टर R बटे मॉड ऑफ R, इसको हम लोग बोलते हैं R कैप। और R कैप को बच्चों बोला जाता है यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर अर्थात एकांक सदिश। ठीक है, ये दो फार्मूले सभी को समझ में आ गए। तो न्यूमेरिकल अगर पेपर में आता है कूलाम्स लॉ का और कूलाम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म का, तो आप लोग यहां से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ε0 को जानते हो, निर्वात की वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य सूत्र क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E = F/Q0। ठीक है, यहां पर F क्या होता है, आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज, आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। और Q0 को हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश अर्थात टेस्ट चार्ज। ठीक है, याद है ना सभी को। इलेक्ट्रिक फोर्स के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, और अगर कोई चार्ज निगेटिव है तो उस पर लगने वाला फोर्स वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बच्चों क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट अपॉन मीटर।
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी हम लोग को तैयार रखना है। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो बच्चों इसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। फिर से वही वैल्यू आ गई 1/4πε0, और 1/4πε0 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 9 × 10⁹ ठीक है। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पेपर में क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। सभी लोग जानते हो कि जो डाइपोल होता है वो दो चार्जेस से मिलके बना होता है, एक -q और एक +q, और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन होता है 2l। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है p वेक्टर, इसका फार्मूला होता है बच्चों q × 2l। यहाँ 2l क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। फिर वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। आप लोग जानते हो फार्मूला E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³, है ना। और यहाँ पर जो P होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, तो इसको भी याद कर लो। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, अभी अच्छी स्थिति पड़ा था। अब निरक्षीय स्थिति, इसको इंग्लिश में बोलते हो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 p/r³, ठीक है, p/r³। और कभी रिलेशन आ जाए कि अक्ष पर और निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में क्या संबंध है, तो रिलेशन सब लोग जानते हो कि जो अच्छी स्थिति होती है E एक्सियल, यहां पर फार्मूला निकल के आता है 1/4πε0 2p/r³, और जो निरक्ष होता है इसको कहते हो E इक्वेटोरियल, और यहां पर फार्मूला आता है 1/4πε0 p/r³। और दोनों में अगर आप रिलेशन को निकालोगे, संबंध क्या है, तो E एक्सियल इज इक्वल टू होता है बच्चों 2 × E इक्वेटोरियल, यानी अक्ष पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है E अक्ष, वो बराबर होता है 2 × E निरक्ष के, ठीक है, तैयार कर लेना। और डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दूरी पर किस प्रकार निर्भर है, E प्रोपोर्शनल 1/r³ ड्यू टू डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। और जो दूसरा फार्मूला होता है वो E प्रोपोर्शनल 1/r², और ये बच्चों कब के लिए होता है, ये होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। तो इन सारी बातों को तैयार कर लो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। चलो अब उसके बाद में बच्चों क्या कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, है ना, टॉर्क एक्टिंग ऑन स्टेशनरी इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फार्मूला बच्चों के आप लोगों ने पढ़ा है टाउ बराबर P sin थीटा, और वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाता है, टाउ इज इक्वल टू P × E। और इसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो टाउ होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो P और E दोनों के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा, और टाउ की डायरेक्शन जो होगी वो P और E दोनों के परपेंडिकुलर होगी, टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा। इतना टॉर्क किसी डाइपोल पर, किसी वैद्युत द्विध्रुव पर इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करता है। और फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर थीटा की वैल्यू बच्चों 90 हो जाए तो टाउ सबसे ज्यादा होगा, और वो टॉर्क होगा क्या, टॉर्क मैक्स इज इक्वल टू PE, टाउ मैक्स इज इक्वल टू PE, इसको बोलते हो अधिकतम बलागुण या फिर मैक्सिमम टॉर्क, है ना। और थीटा इज इक्वल टू 0 पे, थीटा इज इक्वल टू 0 पे टाउ की वैल्यू क्या होती है, 0। चलो ये भी तैयार हो गया। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ना। अगर कोई वायर है जिसकी लंबाई इनफाइनाइट है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्म चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो उसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था E इज इक्वल टू 1/4πε0 2λ/r, और इसी को कहते हो E इज इक्वल टू λ/2πε0r। यहाँ पे सभी को पता होगा बच्चों, जो लैम्डा होता है इसको हम लोग बोलते हैं आवेश का रेखीय घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक। और लैम्डा का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर। लैम्डा की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलाम पर मीटर, ठीक है। तो अगर कोई वायर है हमारे पास इस प्रकार का और उस पर पॉजिटिव चार्ज फैला है उसकी लंबाई यानी लेंथ पर, तो ये लैम्डा का एग्जाम्पल हुआ। और लैम्डा वाले केस में r दूरी पर अगर कोई पॉइंट होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोगों ने क्या स्टडी किया,
लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, चलो तो यहां तक हो गया सभी लोगों को। पहली स्लाइड सभी को समझ में आ गई। देखो सभी लोग इसके नोट्स बनाओ और नोट्स बना करके इन फार्मूलेस को लिख लिख करके आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, और ध्यान से समझने का प्रयास करो कि कौन सा फार्मूला कहां पर अप्लाई होगा या किस फार्मूले को हम कहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको ये सारी चीजें अच्छे ढंग से तैयार हो जाएंगी। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र। अगर कोई हमारे पास में इनफाइनाइट सीट ऑफ प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, इनफाइनाइट लेंथ की, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां सिग्मा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां सिग्मा को बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हो आवेश का पृष्ठ घनत्व, और सिग्मा इज इक्वल टू होता क्या है, क्यू अपॉन ए। ठीक है, सिग्मा की यूनिट क्या होती है, सिग्मा की यूनिट होती है बच्चों कूलाम पर मीटर स्क्वायर, और सिग्मा को कहते क्या हो, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो इतना याद रखना कि अगर नॉन कंडक्टिंग सीट है, अचालक प्लेट, तो अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आवेशित चालक प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र, अगर कहीं पर भी कोई कंडक्टिंग सीट है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? आपको एक चीज मैंने बताई थी, याद करो, जिन बच्चों ने ना पढ़ा हो रिवाइज कर लेना। गॉस थ्योरम के फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए भी थे, पूरा टॉपिक भी बताया था, है ना। ये सीट कहलाती है नॉन कंडक्टिंग, इसको हम लोग कहते हैं अचालक। और यहां पर अगर कोई पॉइंट हो पी आर दूरी पर, तो इसका फार्मूला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर कोई कंडक्टिंग सीट होती, कंडक्टिंग सीट का मतलब होता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरफ है, दोनों सतहों पर है, और ऐसी कंडीशन में अगर यहां पर कोई पॉइंट हो P और इस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, साथ साथ गॉस की थ्योरम का भी फार्मूला रिवाइज कर लेना, गॉस की प्रमेय। और गॉस की प्रमेय हमको क्या बताती थी कि अगर हमारे पास कोई एक क्लोज सरफेस है, अगर बच्चों हमारे पास कोई भी एक बंद पृष्ठ है, क्लोज सरफेस है हमारे पास, ठीक है, तो इस क्लोज सरफेस के सेंटर पे अगर कोई भी चार्ज रख दिया जाए यहां पर Q, तो इस सरफेस से जाने वाला जो फ्लक्स होगा उसका फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस, और दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये कौन सी प्रमेय कहलाती है, गॉस की प्रमेय। यहां पर फाई को क्या बोलते हो, वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। फाई को बोला जाता है वैद्युत फ्लक्स, और फाई का फार्मूला क्या होता है, ई डॉट ए, और इसी को बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो ये फार्मूला तैयार कर लो। ये फार्मूला किसका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। यहां पर थीटा क्या होता है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल। ठीक है, और ए को क्या बोलते हो, एरिया यानी क्षेत्रफल, और ई को क्या बोलते हो, वैद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये कैसा सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, इसको बोला जाता है बच्चों बंद पृष्ठ। तो अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश रखा हो तो उससे जाने वाला फ्लक्स क्या होता है, गॉस की प्रमेय से, तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है उसका फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको तैयार कर लेना। ठीक है, ये न्यूमेरिकल की पर्पज से क्लास है। ये बच्चों आपकी जो क्लास है वो आपके न्यूमेरिकल के पर्पज से है। जो वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं उसको ध्यान में रख करके रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, आपको सारे टॉपिक बताए गए हैं, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको ध्यान में रख करके आपको ये क्लास बताई गई है। ठीक है, बाकी फुल डिस्क्रिप्शन और पूरा विवरण पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर गॉस की प्रमेय का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उससे पूरे टॉपिक को तैयार कर लो। ठीक है, अब उसके बाद में क्या आ गई, एक समान अचालक गोला नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो जैसे बच्चों हमारे पास कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो,
जैसे हमारे पास कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, अचालक गोला, और इस पर चार्ज पॉजिटिव इसकी सतह पे फैला है, और यहां पर ये इसकी रेडियस है आर, ठीक, और यहां पर कोई पॉइंट है पी गोले के बाहर जिसका सेंटर से दूरी है स्मॉल आर। दैट मीन्स स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ऐसी कंडीशन में अगर आप बात करोगे तो गोले से बाहर, और गोले से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन 3r स्क्वायर। नॉन कंडक्टिंग है तो यहां पे रो हो सकता है, ठीक है। गोले के पृष्ठ पर अगर आप बात करो ऑन द सरफेस, तो सरफेस पर होगा 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और गोले के अंदर की अगर आप बात करोगे तो गोले के अंदर क्या होता है, E इज इक्वल टू 0। गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान बच्चों क्या होगा, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान होगा E इज इक्वल टू 0, ठीक है। गोले के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका मान क्या होगा, E इज इक्वल टू 0, ठीक है। और वैद्युत विभव का सामान्य सूत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सामान्य सूत्र होता है V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। यहां W को क्या बोला जाता है, आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया। एकल बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, r दूरी पर वैद्युत विभव, तो r दूरी पर विभव का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन r, और 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। और कई सारे अगर चार्जेस हैं तो सबके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकाल करके आपस में ऐड कर दोगे तो आपको परिणामी विभव अर्थात रिजल्टेंट पोटेंशियल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई। चलो अब क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वैद्युत द्विध्रुव, इसके कारण अच्छी स्थिति पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माने वैद्युत विभव ऑन एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पर वैद्युत विभव निकालने का फार्मूला होता है 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये P है, P अपॉन आर स्क्वायर। और अगर निरक्षीय स्थिति पर बात करोगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वैद्युत विभव वो क्या होता है, V बराबर 0। विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता होती है dV अपॉन dx पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका फार्मूला लिखा जाता है E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dx। यहां पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, ठीक, और dV अपॉन dx को क्या कहते हो, विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये फार्मूला देखो आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। अगर धातु की दो प्लेटें V विभवांतर वाली हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखी हैं, एक मेटल प्लेट ये है दूसरी ये, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो यहां पर अगर बीच में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, E बराबर V अपॉन डी, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही फार्मूला विभवांतर का बन जाएगा V बराबर ED, इसको याद कर लो, ठीक है। और D को बोला जाता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेट या सीट एक ही बात होती है। V विभवांतर से त्वरित Q आवेश के कण की गतिज ऊर्जा, अगर कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सीलरेट किया जाए, त्वरित किया जाए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है V इंटू क्यू। यहां V क्या है, पोटेंशियल यानी विभव, और Q क्या है बच्चों, Q इज द चार्ज, ठीक। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे ढंग से सभी लोग जरूर तैयार कर लेना। अगर कोई न्यूमेरिकल आपके पेपर में आता है, आपसे कहता है कि एक आवेश है चार्ज Q, इस पर V विभवांतर लगाया जाता है, V पोटेंशियल डिफरेंस, और ये आगे एक्सीलरेट करता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है K बराबर QV, ठीक है। और इसकी स्पीड का जो फार्मूला होता है वो V इज इक्वल टू √2K अपॉन m, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आवेशित कण की चाल, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल,
और m को आप क्या बोलते हो, आवेशित कण का द्रव्यमान, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है। और k को क्या बोलते हो, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। तो इसके एग्जाम में न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे गए हैं। देखो वही सारे फार्मूले कलेक्शन करे गए हैं, मोस्ट ऑफ 80% फार्मूले जो एग्जाम में ज्यादातर या तो पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, या जिन पर आधारित प्रश्न पेपर में बेटा बन सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन कर लेना। यहां से इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और चार्ज पार्टिकल की स्पीड। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। अब उसके बाद में कह रहा है दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। और बच्चों इसका फार्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। R क्या है, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। फिर आप लोग क्या जानते हो कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाए तो किए गए कार्य का फार्मूला, वर्कडन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों ये फार्मूला होता है P cos θ1 माइनस cos θ2, और बाद में इसी फार्मूले को लिख देते हो माइनस का P cos θ। ठीक। अच्छा, अब वैद्युत धारिता की अगर बात करी जाए तो वैद्युत धारिता का सामान्य सूत्र होता है C बराबर Q बाई वी। इलेक्ट्रिक जो कैपेसिटी होती है इसका फार्मूला होता है C बराबर Q बाई वी। Q क्या है, चालक को दिया गया आवेश, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, और V क्या है, आवेश के विभव में चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, इंक्रीज इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन पोटेंशियल। क्लियर। अब बात आती है विलगित गोले की धारिता, कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। विलगित गोले का बेटा मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड स्फीयर का। जैसे मान लो कोई भी स्फीयर है इस प्रकार का, और इस स्फीयर में कोई चार्ज अगर हम लोग दें तो ये इसके सतह पर यानी सरफेस पे फैलेगा। ठीक, इसके सरफेस पे फैलेगा, और ऐसे स्फीयर का नाम है आइसोलेटेड स्फीयर। इसी को बोला जाता है विलगित गोला। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। यहां पर K को क्या बोला जाता है, परावैद्युतांक अर्थात डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और R क्या है, रेडियस ऑफ कंडक्टर अर्थात चालक की त्रिज्या। ठीक है, तो अगर इसका न्यूमेरिकल आता है, अगर ये कंडक्टर एयर में हो, वायु में, तो आप इसी फार्मूले को लिखते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि C प्रोपोर्शनल R, गोले की रेडियस जितनी ज्यादा होगी उसकी धारिता या कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। बड़े गोले की कैपेसिटी ज्यादा और छोटे गोले की कैपेसिटी कम। कैपेसिटी का मतलब वैद्युत धारिता। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9। क्लियर। R आपको न्यूमेरिकल में दिया जाएगा, R क्या, रेडियस यानी त्रिज्या, ये आपको न्यूमेरिकल में गोले की दी जाएगी। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हो 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ठीक है, यहां तक सभी को बात समझ में आ गई। परावैद्युतांक का सूत्र धारिता के पदों में C बराबर KC नॉट, C बराबर KC नॉट। जैसे मान लो कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक, कोई भी एक कंडक्टर है, चालक, एनी कंडक्टर, वो जब एयर में रखा है, इस पर चार्ज है Q, पोटेंशियल है V, तो उसकी धारिता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और जब ये परावैद्युत में रखा है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक में, तो इसकी धारिता है C नॉट बराबर, अच्छा ये C नॉट है और ये C होगा, सॉरी, ठीक है। अगर इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखोगे, परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम में, तो धारिता आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और दोनों में रिलेशन क्या होता है, C इज इक्वल टू KC नॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन।
ये रिलेशन बच्चों हमको क्या बताता है कि अगर किसी कंडक्टर को जब किसी चालक को परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है, जब किसी चालक को परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है तो चालक की धारिता यानी कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर के गुना बढ़ जाती है। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर increases k times। ये बात सभी को समझ में आ गई बेटा? एक मिनट। बोलो, यहां तक सभी को पूरी बात क्लियर हो गई कि परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में ठीक है, अगर किसी भी आप कंडक्टर को डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखोगे तो उसकी कैपेसिटी के टाइम से बढ़ जाएगी। और यहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक फार्मूला भी आता है, K इज इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट। बेटा ये वन शॉट रिवीजन है तुम लोगों के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम पास में आ रहा है, तो इसको आप वन शॉट रिवीजन जो आपको करा रहे हैं इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लो। ठीक, ये अच्छे ढंग से आप तैयार कर लो। क्लियर हो गया? तो यहां तक ये पूरी बातें सबको समझ में आ गई। अगली स्लाइड में चला जाए। चलो, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। आवेशित चालक की बच्चों स्थितिज ऊर्जा के तीन फार्मूले होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, इसके थ्री फार्मूलाज हैं। नंबर वन हाफ क्यू वी, नंबर टू हाफ सी वी स्क्वायर, और नंबर टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। नंबर थर्ड, ये तीनों फार्मूले तैयार कर लो। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको चार्ज दिया हो, पोटेंशियल दिया हो, आवेश और विभव, तो हाफ क्यू वी लगाओगे। धारिता दी हो, विभव दिया हो, हाफ सी वी स्क्वायर लगाओगे। आवेश दिया हो, धारिता दी हो, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c लगाओगे। क्लियर हो गया? दो विलगित आवेशित चालकों को परस्पर एक चालक तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, अगर कोई दो कंडक्टर है हम लोगों के पास और उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, कुल आवेश बटे कुल धारिता। और इसी फार्मूले को क्या लिखते हो, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, इसको याद कर लेना। C1 क्या है, पहले चालक की धारिता, कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर, और C2 क्या है, कैपेसिटी ऑफ सेकंड कंडक्टर, दूसरे चालक की धारिता। ठीक है, जैसे मान लो एक कंडक्टर इस प्रकार का हो और दूसरा कंडक्टर इस प्रकार का हो, और दोनों को एक वायर से जोड़ दिया जाए, ये A और ये B। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी है C1 और इसकी कैपेसिटी C2। अच्छा, लॉस ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा ह्रास का सूत्र क्या होता है? ऊर्जा ह्रास का फार्मूला होता है डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 डिफरेंस V2 का होल ऑफ स्क्वायर। इस फार्मूले से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ऊर्जा ह्रास या फिर लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर दो चालकों के बीच ऊर्जा ह्रास निकाला जाए तो डेल्टा U बराबर क्या होगा, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल ऑफ स्क्वायर। यह डिफरेंस साइन क्या बताता है कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा है उससे दूसरे को माइनस किया जाएगा। समझ में आ गई बात को? तो ये दोनों फार्मूले कहां के हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का वितरण। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, याद है ना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेटें होती थी बेटा, एक प्लेट का चार्ज होता था पॉजिटिव और एक का चार्ज होता था निगेटिव। प्लेटों के बीच का सेपरेशन स्मॉल d और प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर V,
तब आप फार्मूले को पढ़ते थे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, इसको बोलोगे C0। क्यों? ये फार्मूला तब के लिए है जब प्लेटों के बीच में एयर है, व्हेन एयर इज प्रेजेंट बिटवीन प्लेट्स। अगर प्लेटों के बीच में, संधारित्र की प्लेटों के बीच में वायु है, एयर माने वायु, तब आप ये फार्मूला लिखोगे धारिता का। लेकिन अगर उसके बीच में कोई परावैद्युत है तो आप फार्मूला लिखोगे K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ठीक है, ये फार्मूला कब का है? व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट या डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स, जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम भरा हो। ठीक, तो यह धारिता होगी। और देखो यहां से फिर दोनों में रिलेशन क्या है बेटा? यहां से दोनों में रिलेशन है C इज इक्वल टू KC0, जो मैंने भी आपको पीछे बताया भी था। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला तैयार कर लो अच्छे ढंग से। C0 क्या है? वायु में धारिता, और C क्या है? परावैद्युत माध्यम में धारिता। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्शियल डाइलेक्ट्रिक। अगर दो प्लेटों के बीच में परावैद्युत आंशिक रूप से भरा हो तो फार्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस का T अपॉन K। यहां पर T क्या है? परावैद्युत की मोटाई, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जैसे मान लो कोई डाइलेक्ट्रिक हो, जैसे मान लो बच्चों कोई डाइलेक्ट्रिक हो, उसको समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में हम लोगों ने भर दिया है। P1 और P2 ये प्लेटें हैं कैपेसिटर की। ठीक, और यहां पर बीच में हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक को भर दिया है। इसकी थिकनेस है T, मोटाई, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। इसको बोलते हो आंशिक रूप से भरा हुआ परावैद्युत। ठीक है, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड पार्शियली। ठीक है, अब फार्मूला क्या बनेगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी और प्लस T अपॉन K। ये फार्मूला तब के लिए है जब प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, अर्थात परावैद्युत माध्यम को आंशिक रूप से भरा गया हो। ठीक है, तो ये भी फार्मूला हो गया आपका। अब अगर हम लोग बात करें संधारित्रों का सीरीज अरेंजमेंट, तो याद करो सीरीज अरेंजमेंट में जो धारिता होती है कैपेसिटी, उसका फार्मूला होता है 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। और पैरेलल ऑर्डर की अगर बात करो तो पैरेलल में या समांतर में धारिता होती है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी यहां से जो Cp आएगा वो सबसे ज्यादा, और यहां पर जो Cs आएगा वो सबसे कम। कैपेसिटर या संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी धारिता घट जाए, इक्विवेलेंट कैपेसिटी डिक्रीज हो जाए, तो आंसर है सीरीज। और किस प्रकार जोड़ा जाए कि पैरेलल कैपेसिटी बढ़ जाए, तो आंसर है बेटा पैरेलल। क्लियर, समांतर क्रम में कैपेसिटी ज्यादा होती है और सीरीज में कैपेसिटी हमेशा कम होती है। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व तो यानी एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, है ना, और इसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर क्यूब। यहां पर K की जगह 1 रखा गया है। फिर सब लोग जानते हो वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का बेटा सामान्य सूत्र होता है I बराबर Q अपॉन T, जहां Q बराबर होता है NE, है ना, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और विद्युत धारा कैसी राशि है? स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट इज द स्केलर क्वांटिटी। धारा घनत्व तो यानी करंट डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? J बराबर I अपॉन A, इसी को लिखते हो J बराबर NEVD।
और गतिशीलता और धारा घनत्व में क्या संबंध है? गतिशीलता का मतलब बेटा आवेश वाहकता, मोबिलिटी, म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करोगे आई अपॉन एन ई ए ई या जे अपॉन एन ई ई। क्लियर हो गया? जे को धारा घनत्व या करंट डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। सभी को फार्मूले याद तो हो रहे हैं ना? सभी लोग कमेंट करो और लाइक करो और सेशन को शेयर भी करो और ये बताओ कि इससे आपकी हेल्प हुई कि नहीं हुई, है ना? आप लोगों को ये फार्मूला सीरीज कैसी लग रही है आप लोग जरूर बेटा कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। यहां तक पूरी बात सबको समझ में आ गई? चलो, गतिशीलता और विशिष्ट चालकता में संबंध, मोबिलिटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में रिलेशन। तो ये रिलेशन होता है बेटा 1/ρ इज इक्वल टू ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। यहां पर म्यू ई को बोला जाता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, और म्यू एच को कोटरों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ होल्स। एन ई को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन एच को बोला जाता है कोटरों का घनत्व, डेंसिटी ऑफ होल्स। ठीक है। अनुगमन वेग, विद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, इलेक्ट्रिक करंट और करंट डेंसिटी। तो वीडी बराबर आई अपॉन एन ई या जे अपॉन एन ई, और इसी को आप लोग लिखते हो जे बराबर एन ई वी डी, है ना? ये दो फार्मूले कतई ना भूलना। इलेक्ट्रिक करंट का पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और जो करंट डेंसिटी है बेटा धारा घनत्व एन ई ए वी डी, और जो धारा घनत्व होता है करंट डेंसिटी उसका फार्मूला J इज इक्वल टू एन ई वी टी। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना? यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है ना? और जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है जिसको वैद्युत प्रतिरोध कहते हो, इसका फार्मूला बनता है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। यहां V क्या है? किसी तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है? करंट। ठीक है। और जो वैद्युत चालकता होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इसका फार्मूला होता है बच्चों G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, और ओम के नियम से R इज इक्वल टू होता है ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, ये R है। ठीक है। तो G इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एम। ये बात सभी को समझ में आ गई? यहां पर N क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता। ठीक है। टाउ क्या है बच्चों? टाउ है श्रांति काल। ठीक है। और एल क्या है? तार की लंबाई, लेंथ ऑफ वायर। ए क्या है? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। तो इस बात को सब लोग तैयार कर लो। जी को क्या कहते हो? वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और आर को क्या कहते हो? वैद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सभी बच्चे याद कर लें। आर जो होता है इसका मात्रक होता है वोल्ट पर एम्पियर, या इसी को कहते हो ओम। और जो जी होता है इसका मात्रक होता है बेटा यूनिट एम्पियर पर वोल्ट, या इसी को कहते हो ओम इनवर्स, या इसी को कहते हो मोहो, या इसी को कहते हो साइमन। इतनी बात सबको समझ में आ गई? सीमन भी बोला जाता है या साइमन भी बोला जाता है, ओम इनवर्स, मोहो या फिर साइमन। ठीक है। V की विमा आप लोग जानते हो, V बराबर होता है W अपॉन क्यू, और W होता है बच्चों ml2t-2, और Q होता है AT। तो यहां से विमी सूत्र बन के आ गया ml2t-3 A-1, ml2t-3
ए माइनस वन, ये v की डायमेंशन आ गई। और जो r पढ़ते हो r इज इक्वल टू होता है v अपॉन आई, तो बोलो v की डायमेंशन क्या है, ml2 t माइनस थ्री ए माइनस वन अपॉन, ठीक, आई की क्या होती है a। तो बोलो पूरा फार्मूला क्या बन गया, पूरा फार्मूला बन गया बच्चों ml2 t माइनस थ्री ए माइनस टू। ये प्रतिरोध की विमा है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन, क्लियर। और अगर चालकता की विमा पूछोगे, कंडक्टिविटी की पेपर में पूछी जाए तो उल्टा कर देना, पावर बदल देना, m की पावर माइनस वन, l की पावर माइनस टू, t की पावर थ्री और a की पावर टू। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, इसके सारे फार्मूले पढ़ लो, इससे आपकी बेटा एग्जाम में तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद भी सभी लोग तैयार कर लेना, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ठीक, इसका पहला फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जे है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व। और इसी को बच्चों लिखते हो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एन। ठीक, और रो की जो यूनिट होती है, रो की यूनिट यानी मात्रक, वो होता है बच्चों ओम मीटर, है ना। और आर की डायमेंशन अभी आप लोगों ने क्या पढ़ी है बताओ, देखो आर की डायमेंशन आपने पढ़ी है ml2 t माइनस थ्री ए माइनस टू, ml2 t माइनस थ्री ए माइनस टू। एरिया की क्या हो जाएगी, एरिया की बेटा क्या हो जाएगी, एरिया की डायमेंशन हो जाएगी l की पावर टू, और लेंथ की क्या हो जाएगी l। बस अगर एग्जाम में भूल जाओ तो ऐसे बना लेना, l से l कैंसिल, तो बोलो रो क्या आ गया, रो आ गया ml2 ml3 ml3 ml3, ये देखो l2 और l, ml3 t माइनस थ्री ए माइनस टू, दिस इज द रो। बन गया ml3 t माइनस थ्री ए माइनस टू, mlta 1332। सभी को समझ में आ गया है। और दूसरा होता है सिग्मा, इसको कहते हो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता। ये रो का रेसिप्रोकल है, सिग्मा इज इक्वल टू वन बाई रो, क्लियर। और सिग्मा इज इक्वल टू होता है जे अपॉन ई, जे धारा घनत्व, ई वैद्युत क्षेत्र, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। यूनिट आप जानते हो, इसकी यूनिट निकल के आएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और डायमेंशन फार्मूला भी आप निकाल लोगे, जो पावर प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में। यानी अगर आप डायमेंशन की बात करो सिग्मा की, तो क्या निकल के आएगी m माइनस वन एल माइनस थ्री टी की पावर थ्री ए की पावर। कंप्लीट। तो यहां तक आप लोगों को कैपिटल आर, रो, जी और सिग्मा का रिवीजन हो गया होगा। आर को कहते हो वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जी को कहते हो वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रो को कहते हो बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और सिग्मा को आप क्या कहते हो, विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, मजा आ रही पढ़ने में? सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो भाई जिसने ना किया हो। ठीक है, चलो यहां तक पूरी बात सभी को समझ में आ गई। अब देखो कुछ फार्मूले लिखे हैं, पढ़ लो। अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध, तो वीडी बराबर, ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है भाई। अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध, तो वीडी बराबर होता है स्मॉल ई ई टाउ बाई एम। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ये टाउ है बेटा, श्रांति काल। विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी, तो सिग्मा इज इक्वल टू या जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो, ये अलग है ये अलग है। ठीक है,
प्रतिरोध ताप गुणांक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है अल्फा बराबर आर टी माइनस आर जीरो अपॉन आर जीरो इंटू टी। आर टी को क्या बोला जाता है, टी डिग्री सेल्सियस पर वायर का रेजिस्टेंस, और आर जीरो को 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी तार का प्रतिरोध, और टी है अननोन टेम्परेचर, अज्ञात ताप। क्लियर। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी लॉस क्या है, एनर्जी लॉस का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू क्यू वी या वी आई टी या फिर आई स्क्वायर आर टी या वी स्क्वायर टी बाई आर। इसको कहते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा, है ना। कैलोरी में लिखोगे तो इसी को ऊष्मीय ऊर्जा भी लिखते हो, थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। और बच्चों थर्मल एनर्जी का फार्मूला होता है H इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 4.2 कैलोरी, तो आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2, वी आई टी अपॉन 4.2, वी स्क्वायर टी अपॉन 4.2 आर। तो ये आंसर कैलोरी में आ। वैद्युत शक्ति का सामान्य सूत्र क्या होता है, P बराबर W बटे टी, P बराबर वी आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसकी यूनिट क्या होती है, वाट। इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ। ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, या इसी को लास्ट में लिखते हो E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर, या पक्षांतर करोगे तो V बराबर E माइनस आई। ठीक है। और चार्जिंग के समय E इज इक्वल टू वी माइनस आई आर या V बराबर E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। क्लियर। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल, अगर कोई सेल डिस्चार्ज होगा तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, चार्ज होगा तो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर होगा। ठीक है, इधर लाओगे ना, V इज इक्वल टू E प्लस आई, ये प्लस है बेटा। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई। उसके बाद ये स्लाइड है इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको समझाई है अभी दोनों। अच्छा, अगर E विद्युत वाहक बल और R आंतरिक प्रतिरोध के N सेलों को सीरीज में जोड़ा जाए तो टोटल करंट आती है NE अपॉन R प्लस NR। यहां पे N क्या है, नंबर ऑफ सेल, E है एक सेल का EMF, और अगर इनको पैरेलल में जोड़ा जाए तो क्या आएगी करंट, I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। और अगर मिक्स ऑर्डर में जोड़ा जाए, मिक्सिंग में, तो I इज इक्वल टू आएगा MNE अपॉन MR प्लस NR। M क्या है, नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या, और N क्या है, नंबर ऑफ सेल, है ना। मीटर ब्रिज में अज्ञात प्रतिरोध का सूत्र, अननोन रेजिस्टेंस का क्या होता है, S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। इसको बोला जाता है अननोन रेजिस्टेंस अर्थात अज्ञात प्रतिरोध। यहां तक सभी को पूरी बात समझ में आ गई। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें। यहां तक बच्चों आपको पूरी बात समझ में आ गई, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करें और लाइक करें भाई। देखो एक एक क्लास को कराने में, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर किया करो। ये सारे फार्मूले आपके फाइनल एग्जाम, ठीक है। देखो ये सारे फार्मूले आपको इसलिए बताए गए हैं कि आप एग्जाम से पहले अगर इनका रिवीजन कर लोगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको न्यूमेरिकल किसी भी प्रकार से, किसी भी ढंग से पूछा जाए, आप आसानी से क्वेश्चन को बना ले जाओगे। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको भी ध्यान से समझ लो। और सभी लोग सेशन को शेयर भाई कर दो, लाइक कर दिया करो, और कमेंट करके बताया करो कि क्लास कैसी लगी। जैसे मान लो हम लोगों के पास में कोई भी एक वायर है XY और इसकी लेंथ है L, कोई भी एक तार है उसकी लंबाई L है, इसका एरिया A है। ठीक है, और अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस की बात की जाए तो R इज इक्वल टू होता है ρl अपॉन A। यहां से बच्चों हमको यह पता चला कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेसिप्रोकल होता है। किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इस बात को हमेशा तैयार रखना। तो यहां से अगर हमको रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकालना हो, कोई सवाल आ जाए पेपर में, उसमें आपसे बोला जाए प्रतिरोधों का अनुपात बताओ, तो प्रतिरोधों के अनुपात का फार्मूला क्या बनेगा, R1 अपॉन R2
बराबर L1 बटे L2 और इनटू क्या होगा A2 अपॉन A1। यहां तक ये समझ में आ गया? ठीक है, A1 A2 क्या है? प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्रफल, इनिशियल एंड फाइनल एरिया। अगला एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लो कि कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी प्रतिरोध है R, चालक तार का प्रतिरोध R इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तार का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ वायर यानी तार का प्रतिरोध। और इस चालक तार को खींचकर इसकी लंबाई को n गुना कर दिया जाता है। लेंथ ऑफ वायर बिकम n टाइम्स, किसी चालक तार की लंबाई को n गुना किया जाता है। तार को खींचकर, किसी भी चालक तार को खींचकर तार की लंबाई को n गुना बढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर लंबाई को n गुना बढ़ाओगे तो तार का जो नया प्रतिरोध होगा, न्यू रेजिस्टेंस, वो n स्क्वायर R हो जाएगा। कितना? n स्क्वायर R। तो फार्मूला तैयार कर लो, R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। कोई क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो इस फार्मूले से आप बना सकते हो। R1 को बोला जाता है प्रारंभिक प्रतिरोध, इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक, R1 इज इक्वल टू R, और R2 को बोला जाता है फाइनल रेजिस्टेंस। R1 को कहते हो तार का प्रारंभिक प्रतिरोध यानी इनिशियल रेजिस्टेंस, और R2 को बोला जाता है अंतिम प्रतिरोध अर्थात फाइनल रेजिस्टेंस। बताओ भाई, ये बात समझ में आ गई? तो अगर किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? अगर किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। जैसे मान लो हम आपसे बोल दें कि हमारे पास एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है बच्चों 10 ओम, ठीक है, और इसको खींचकर स्ट्रेच करके इसकी लंबाई 2 गुना कर दी जाती है। किसी चालक तार को खींचकर इसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाता है। लेंथ ऑफ वायर बिकम डबल देन न्यू रेजिस्टेंस। तो नया प्रतिरोध क्या है? तो हम लोग को वैल्यू क्या दी है? R1 इज इक्वल टू 10 ओम, और रेजिस्टेंस यानी लंबाई को बढ़ाकर कितने टाइम्स कर दिया? 2 गुना। तो नए रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? R2 बराबर n स्क्वायर R1 मीन्स 2 स्क्वायर R1। इसलिए क्वेश्चन का आंसर आएगा 4R1, और R1 की वैल्यू आपको क्या दी है? 10, इसलिए सवाल का बेटा सही आंसर आएगा 40 ओम। बताओ, ये बात सभी को समझ में आ गई? अगर किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को डबल कर दिया जाए तो नया डिस्टेंस क्या होगा? 40 ओम। ठीक है, अब सभी लोग याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि तार का विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो, तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस है इज इंडिपेंडेंट ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ द वायर। ठीक है भाई, इस बात को सब लोग याद कर लेना कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे हम कहते हैं कि फाइनल रेजिस्टिविटी बताओ, रेजिस्टिविटी को ही हम लोग बोलते हैं रो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंफ्यूज ना होना, तो आपका आंसर होता रिमेन सेम, अपरिवर्तित। इसका मतलब बच्चों हमको एक बात याद रखनी है
कि किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, वो तो लंबाई और क्षेत्रफल को बदलने पर बदलता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई और क्षेत्रफल को बदलने पर नहीं बदलता। क्लियर हो गया? रो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट, बिकॉज रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ये पदार्थ की प्रॉपर्टी है, ये पदार्थ का विलक्षण है, ये पदार्थ की प्रॉपर्टी है, ये पदार्थ का विलक्षण है। रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यहां तक सभी को समझ में आ गया? क्लियर? तो इस वाले कॉन्सेप्ट को भी सब लोग पेपर में तैयार करके जाओगे। अच्छा, सभी लोग याद कर लेना व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन, इसको पढ़ के जाना पेपर में, यानी संतुलन की शर्त। और व्हीट स्टोन ब्रिज की जो बैलेंस कंडीशन है, यानी संतुलन की शर्त, इसका फार्मूला क्या होता है? P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। अगर इसका कोई न्यूमेरिकल आता है तो इसको भी बना दोगे। याद है ना व्हीट स्टोन ब्रिज? किसी पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज में अगर चारों भुजाओं में रेजिस्टेंसेस जोड़ दिए जाएं ऐसे, तो ये रेजिस्टेंस होता है P, ये Q, ये R और ये S। ठीक है? अगर ये गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी की सुई ठीक बीचों बीच है तो इसको बोला जाता है शून्य विक्षेप यानी जीरो डिफ्लेक्शन। और जीरो डिफ्लेक्शन का यह मतलब हुआ कि धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, और इसलिए यह ब्रिज क्या कहलाएगा? बैलेंस ब्रिज। तो कब ब्रिज बैलेंस होगा? हमने आपको प्रॉपर्टी बता दी। ब्रिज बैलेंस तब होगा जब गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। और एग्जाम के लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सब लोग तैयार करके जाना। इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है पेपर में, और इसका कंस्ट्रक्शन यानी सिद्धांत भी आ सकता है, इसको आप लोग तैयार करके जाओगे। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? और व्हीट स्टोन ब्रिज से हम लोग निकालते क्या है? अननोन डिस्टेंस पी एस बराबर आर क्यू, और यहां से R इज इक्वल टू आता है पी एस अपॉन क्यू। और R को हम लोग क्या बोलते हैं? अज्ञात प्रतिरोध यानी अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज से हम लोग क्या निकालते हैं? अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? तो ये बच्चों आप लोगों के लिए पार्ट 1 का एक वीडियो या एक सीरीज हमने बनाई है, इसको सब लोग जरूर तैयार कर लेना, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसमें आपकी मोस्ट ऑफ 80% हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी को कवर कर लिया है। ठीक रहेगा ना? तो यहां तक इसको सब लोग जरूर तैयार कर लें, और सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपने ये पूरी क्लास अच्छे ढंग से तैयार कर ली तो आपके काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, और आप अच्छे ढंग से पेपर को तैयार कर सकते हो। इसके बाद बहुत जल्दी हम लोग इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जिसमें आपको मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रिवाइज कराएंगे। तब तक आप लोग उसको तैयार करें, अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें, ठीक है, और लिख करके इसके नोट्स बनाएं। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।